नमस्कार मित्रों। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आज आपके साथ में मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बीए प्रथम वर्ष के समाजशास्त्र विषय पे चर्चा करूंगा। समाजशास्त्र के आज जिस अवधारणा पे मैं आपसे चर्चा करूंगा, इसका प्रयोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भी होता है। तो ये सामान्य छात्रों के लिए भी यह व्याख्यान बहुत उपयोगी है। आज आपके साथ में बात करूंगा समिति, जो अंग्रेजी भाषा के एसोसिएशन का हिंदी अनुवाद है। बहुत पहले अरस्तु ने कहा था, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इसकी आवश्यकताएं, ज़रूरतें असंख्य होती हैं। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के आधार पर ही जीवन यापन करता है। उसकी रोज की रोज आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए इन आवश्यकताओं की पूर्ति करना जरूरी होता है। सामान्यतः आपने देखा होगा, भोजन, पानी, आवास, कपड़े, ये सब हमारी दैनिक आवश्यकताएं हैं और इसकी पूर्ति के लिए मनुष्य सदैव प्रयास करता है। आदिम अवस्था से लेकर आज तक हम प्रकृति पर ज़्यादा आधारित रहे। प्रकृति से हमने इन आवश्यकताओं की पूर्ति की, लेकिन कभी कभी इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं भी हो पाती है। सर्वप्रथम तो हर व्यक्ति की चाहत होती है, हर व्यक्ति प्रयास करता है कि वो अपनी ज़रूरतें, अपनी आवश्यकताएं जो हैं वो अपने लेवल पे अपने प्रयासों से उनकी पूर्ति कर ले। जैसे मेरी जो आवश्यकता है, मैं प्रयास करूँगा कि मैं अपने आधार पे अपने ज़रूरतों के कोई पूर्ति मैं स्वयं प्रयास करके उनको कर लूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपनी ज़रूरतों को, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सफल नहीं हो पाते। जैसे अभी कोरोना काल में लक्ष्य कोरोना के आने से शिक्षण संस्थान, सभी संस्थान बंद कर दिए गए। ऐसे में क्लासेस कैसे चलें, शिक्षण कैसे हैं, आपने प्रयास पूरे किए होंगे। आपके पास जो किताबें थीं उससे आपने प्रयास करा कि जानकारी मिल जाए। फिर इस समय ऑनलाइन विकल्प आया और आप देखिए नए नए चैनल्स आ गए हैं, ऑनलाइन क्लासेस होने लगी हैं, यूट्यूब चलने लगे हैं और ये इसके माध्यम से आपने इनकी सहायता लेके अपने शिक्षण कार्य को, अपनी शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति की है। तो वास्तव में जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताएं खुद पूरी नहीं कर पाता या अपनी ज़रूरतों की प्राप्ति नहीं कर पाता है अपने बल पे, तो वो अन्य लोगों के साथ मिलकर, उनके साथ सहयोगी बनकर एक संगठन बना लेता है। एक संगठन बनाता है और उसके माध्यम से लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार का जो संगठन बनता है लक्ष्य प्राप्ति के लिए, ऐसे संगठन को ही समिति, एसोसिएशन कहा जाता है। सामान्य भाषा में अगर हम कहें तो समिति व्यक्तियों का एक ऐसा संग्रह है जो निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एकजुट होकर, अपने निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एकजुट होकर स्वीकृत नियमों, तरीकों और उद्देश्यों को पूरा करते हैं। जो स्वीकृत उनके नियम रहते हैं, जो उन नियमों के तहत, तरीकों के माध्यम से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। समिति को कुछ लोगों ने संघ भी कहा है। अब सामान्यतः इसकी परिभाषा के आधार पर हम इसका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। समाजशास्त्री GDH कोल कहते हैं, एक समिति से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो एक कार्य के लिए ही नहीं बल्कि अनेक कार्यों के लिए सहयोग करके समान उद्देश्यों को पूरा करना चाहता है एवं इसके लिए कुछ समान तरीकों को स्वीकार कर लेता है। अर्थात उनका कहना है कि जब बहुत से व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, व्यक्तियों का एक समूह जो किसी एक कार्य को करने के लिए या आपस में सहयोग करके स्वीकृत मापदंडों, तरीकों के माध्यम से प्राप्ति करते हैं। मैकाइवर और पेज कहते हैं, समिति मनुष्यों का एक ऐसा समूह है जो किसी समान उद्देश्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित किया गया। मॉरिस जिन्सवर्ग का कहना है, समिति सामाजिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो एक दूसरे से इसलिए जुड़े हैं क्योंकि उन्होंने निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही वो समान संगठन बनाए। बोगार्डस के अनुसार समिति व्यक्तियों के साथ साथ कार्य करती है जो निश्चित उद्देश्यों को पूरा करना चाहती है। समिति व्यक्तियों के साथ साथ काम करती है जो एक निश्चित उद्देश्यों को पूरा करना चाहती है। फेयरचाइल्ड ने वहीं कहा कि समिति एक ऐसा संगठनात्मक समूह है जिसका निर्माण समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया है और उसका अपना स्व का प्रशासनिक ढांचा और कार्यकर्ता होते हैं। गिन्सबर्ग कहते हैं, समिति एक दूसरे से संबंधित सामाजिक प्राणियों का समूह है। सामाजिक प्राणी, सामाजिक व्यक्तियों का समूह जो इस सत्य पर आधारित है, कि उन्होंने किसी निश्चित हितों को पूरा करने के लिए एक समान संगठन बनाया है। आगबन और नेमकाफ के अनुसार अब समिति एक ऐसा संगठन है
जो प्रायः विशेष स्वार्थों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। मतलब व्यक्ति के अपने अपने कुछ विशेष स्वार्थ होते हैं, उनकी पूर्ति के लिए वो संगठन बनाते हैं, जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों को विशेष या सामान्य इच्छाओं की संतुष्टि के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ये 7-8 समाजशास्त्रियों की जो परिभाषा हमने पढ़ी, उसके आधार पर हम कह सकते हैं समिति की परिभाषा जो बताती है, समिति मनुष्यों द्वारा विचारपूर्वक बनाया गया एक संगठन है। मतलब सोच समझ कर एक ऐसा संगठन मनुष्य बनाते हैं जिसके एक या एक से अधिक उद्देश्य होते हैं और साथ ही जिसकी अपनी एक कार्यकारिणी भी होती है। अभी कुछ दिन पहले ही दशहरा समाप्त हुआ है, तो जबलपुर में लगभग 1000 से अधिक दुर्गोत्सव समितियां बनी। हर मोहल्ले की, हर स्थान की एक जगह पे 4-4, 5-5, जैसे हमारे घर के बाजू में बाल दुर्गोत्सव समिति सिविल लाइन्स, इसकी कार्यकारिणी थी, अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे, सचिव थे, सह सचिव थे, कोषाध्यक्ष थे, कार्यकारिणी सदस्य थे। इन लोगों ने मिलके, इनका उद्देश्य था कि यहाँ पे दुर्गा जी की स्थापना, दुर्गा जी की 9 दिन प्रतिमा रखना है, भजन करना है, कीर्तन करना है, प्रसाद वितरण करना है और यहाँ पे जन जागरण का काम करना है। और जैसे ही दशहरा हुआ, दुर्गा जी का विसर्जन हुआ, उसके बाद समिति भंग हो गई। निश्चित उद्देश्य था उसका कि धार्मिक कार्य, उसकी कार्यकारिणी थी, अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे, सचिव थे, सह सचिव थे, कार्यकारिणी सदस्य, ये बहुत सारे उसमें थे। उसमें तय था कि किससे कितना चंदा लेना है, मूर्ति कितने हज़ार की आएगी, डेकोरेशन कैसा करना, एक योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने कार्यक्रम किया। और वो पूरा संगठन जो था बाल दुर्गोत्सव समिति सिविल लाइन्स एक समिति थी। इसकी विशेषताएं देखते हैं अपन। अर्थ क्लियर हो गया, परिभाषा क्लियर हो गई। अब हम करते हैं चर्चा विशेषताओं पे, कैरेक्टरिस्टिक्स। समिति व्यक्तियों का समूह, समिति जो है व्यक्तियों का संग्रह है, व्यक्तियों का समूह है। व्यक्तियों से ही समिति का गठन होता है। अगर व्यक्ति नहीं होंगे तो समिति का गठन हो ही नहीं सकता। व्यक्ति मूर्त प्राणी है, अतः समिति एक मूर्त संगठन है। क्यों, हम इसका आकार बता सकते हैं। समिति के फिक्स्ड ऑब्जेक्ट होते हैं, फिक्स्ड गोल होते हैं, निश्चित उद्देश्य होते हैं। प्रत्येक समिति अपने निश्चित उद्देश्यों के लिए ही बनती है। समिति के सदस्य निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही एकत्र होते हैं। जैसे मैंने कहा ना, बाल दुर्गोत्सव समिति, उनका उद्देश्य था पूजा पाठ करना, धार्मिक कार्य। एक मकान या मकान के लिए जो ज़मीन चाहते हैं तो सहकारी गृह निर्माण, जैसे आज आपको मकान चाहिए, प्लॉट चाहिए, कुछ लोगों ने मिलकर सहकारी गृह निर्माण समिति बना ली, उसके माध्यम से वो खुद भी प्लॉट लेते हैं और दूसरों को भी उपलब्ध कराते हैं। सरकार ने अगर मान लीजिए नया टैक्स लगा दिया, तो जैसा मैं जबलपुर में हूँ, यहीं का उदाहरण लूँगा, सरकार ने नया टैक्स लगा दिया तो मालवीय चौक के दुकानदारों द्वारा विरोध स्वरूप संघर्ष समिति बना ली गई। उसमें एक अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा, सचिव, सह सचिव, और वो उनका उद्देश्य है कि सरकार ने जो टैक्स लगाए हैं, टैक्स में बढ़ोतरी की है, उसको कम कराना। बच्चों के पालन पोषण के लिए परिवार है, शैक्षणिक आवश्यकताओं के लिए स्कूल कॉलेज बनाए, ये सारी समितियां हैं जो हमारी शैक्षणिक और पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। समिति की स्थापना विचारपूर्वक होती है, अचानक नहीं होती है। आप लोग विचार करते हैं, तय करते हैं कि हमारी आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी, हम किन समिति को बनाएं, उसका नाम भी तय किया जाता है, उसके उद्देश्य तय किए जाते हैं। अर्थात समिति सोची समझी योजनाबद्ध तरीके विचारपूर्वक कराई जाती है। ऐच्छिक सदस्यता समिति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसका सदस्य बने या ना बने, यह पूर्णतः व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, ऑप्शनल है। मैं चाहूँ तो बाल दुर्गोत्सव समिति सिविल लाइन्स का भी सदस्य बन सकता हूँ और सुनराई दुर्गोत्सव समिति सराफा बाजार के भी सदस्य बन सकता हूँ। मतलब एक व्यक्ति एक से अधिक समितियों का सदस्य भी बन सकता है। ये ऑप्शनल है, स्वैच्छिक है, आप ऐच्छिक सदस्यता ले सकते हैं। कोई भी छात्र संघ है, जैसे कई छात्र संघ है कॉलेजों में, आपने देखा होगा, शैक्षणिक संस्थानों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, NSUI है, SFI है, तो छात्र जिसके चाहे सदस्य बन सकते हैं, उनकी है। एक साथ वो 2 के भी बन सकते हैं, दोनों में भी रह सकते हैं, लेकिन वो फिर वहाँ द्वंद्व होता है, इसलिए एक ही में रहें। राजनीतिक दल के भी सदस्य बन सकते हैं, आज इसके बने कल उसके बने, आप छोड़ सकते हैं, दूसरे में जा सकते हैं। 2 में रहेंगे तो फिर विवाद होता है। तो ये है। अब नियमों की संरचना, समिति क्या है, नियमों की संरचना है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रिंसिपल। समिति नियमबद्ध होती है। इसको नियम जो हैं इसके प्रमुख तत्व हैं। समिति नियमों के ना मानने पर दंडित भी करती है। समिति में नियम बना है, जैसे लाइब्रेरी समिति बनी, केसरवानी ग्रंथालय समिति बनी, उसमें तय था कि एक बच्चे को किताब एक बार में, एक विषय की 2 किताबें मिलेंगी या 2 विषय की 2 किताबें लें।
और हर तीसरे दिन में उसको वापस करना है। अगर तीसरे दिन में जमा नहीं करता, लौटाता नहीं है, तो उसके ऊपर नॉमिनल 1 रुपये चार्ज लगेगा प्रतिदिन के हिसाब से। तो ये नियम आपको मानना पड़ेगा। अगर आप इन नियमों को नहीं मानेंगे तो आप फिर समिति के सदस्य मत बनिए, स्वेच्छा है आपकी। अस्थायी प्रकृति, एक विशेषता है इसकी, अस्थायी प्रकृति। समिति की प्रकृति स्थायी होती है, परमानेंट नहीं होती समिति, क्योंकि समिति साधारणतः कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विचार पूर्वक बनाई जाती है और उद्देश्य पूरा होने पर समाप्त कर दिया जाता है। जैसे ग्रंथालय समिति, ग्रेजुएट हो गए, समिति भंग कर दी बच्चों ने। दुर्गोत्सव पूजा हो गई तो बाल दुर्गोत्सव समिति भंग होगी, अगले साल फिर देखी जाएगी। तो ये अलग अलग प्रकार से जैसे जैसी आपकी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ हम समिति का गठन जो है समाप्त कर देते हैं। औपचारिक संबंध, समिति के जितने भी सदस्य होते हैं उनके बीच में संबंधों की प्रकृति औपचारिक होती है, फॉर्मल होती है। व्यक्ति अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न समितियों की सदस्यता ग्रहण करता है और इन समितियों के सभी सदस्यों के साथ वह सामान्यतः घनिष्ठ रूप से जुड़ जाता है। आप जिस भी समिति के सदस्य बनते हैं आपकी इंटीमेसी बढ़ जाती है, घनिष्ठता बढ़ जाती है। इसलिए कहा गया समिति में औपचारिक संबंध होते हैं, लोग वाग औपचारिकतावश जुड़ते हैं। कुछ उदाहरणों से हम इसको समिति को समझने का प्रयास करेंगे। कई प्रकार की समितियाँ होती हैं, शैक्षणिक होती है, व्यापारिक होती है, सहकारी समितियाँ होती हैं, धार्मिक संगठन होते हैं। तो शैक्षणिक समिति केसरवानी शिक्षा समिति जौलपुर, साधु वासवानी शिक्षा समिति भोपाल, इस्लामिया करीमिया शिक्षा समिति इंदौर, ये शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई हैं। ये शैक्षणिक, इनका सिर्फ शैक्षणिक उद्देश्य पूरा करना है, छात्र छात्राओं को शिक्षा के संसाधन उपलब्ध कराना, शिक्षा उपलब्ध कराना है। व्यापारिक समिति, व्यापारिक उद्देश्य इनका है कि व्यापारियों को सुरक्षा दिलाना, सामान के वितरण, बेचने, विक्रय और क्रय विक्रय में एक पारदर्शिता लेना, जिससे कि उनको सुरक्षा मिलती रहे और सामान भी उनका बिकता रहे। तो आप देखिए गलगला व्यापारी संघ जबलपुर, 56 दुकान संघ इंदौर, ये ऐसे व्यापारिक समितियां जो सिर्फ अपने व्यापारिक उद्देश्य लाभ हानि पे ही डिपेंड करती हैं। मजदूर संगठन, ब्रिजस्टोन मजदूर संघ पीथमपुर इंदौर, भारतीय मजदूर संघ जबलपुर, मजदूरों की समिति होती है जो मजदूरों के हितों को देखती है, मजदूरों के कल्याण के लिए काम करना उनका मुख्य उद्देश्य होता है। महिला संगठन, त्रिवेणी महिला परिषद जबलपुर, महिलाओं के अधिकारों के लिए, महिलाओं की सुविधाओं के लिए, महिलाओं के लिए लड़ने के लिए ये संगठन बनता है। सहकारी समिति, लोगों को सस्ती दर पे सहकारिता के सिद्धांत पे समितियां बनती हैं। जैसे आपका महाकौशल सहकारी समिति, बिंद सहकारी समिति, मध्यांचल सहकारी समिति, ये अलग अलग प्रकार से सहकारी समितियां, खासतौर से गांव में इनका गठन बहुत होता है, जो किसानों के लिए बीज, खाद, कृषि आधारित उत्पादों को सरलता से उपलब्ध कराती है सस्ती दरों पे। धार्मिक संगठन, देवताल रामायण मंडल गढ़ा जबलपुर, खजराना गणेश संगठन, ये अलग अलग प्रकार के संगठन बनते हैं। ये धार्मिक उद्देश्य इनका रहता है कि धार्मिक क्रियाकलाप करना, धार्मिक उद्देश्य। अभी आप देखेंगे उज्जैन में जब सिंहस्थ आता है, बहुत से संगठन, बहुत सी समितियां बन जाती हैं। अब वो धार्मिक संगठनों का उद्देश्य ही रहता है कि उज्जैन में आने वाले लोगों को असुविधा ना हो, उनको धार्मिक, उनके सिंहस्थ के लाभ प्राप्त कर सकें। इसलिए वो गाइड का काम करेंगे, प्रचार प्रसार का काम करेंगे, धार्मिक आयोजन करेंगे, धार्मिक सामानों की बिक्री करेंगे। ये अलग अलग प्रकार से बनते। तो समिति वास्तव में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही गठित करता है और अपने उद्देश्य रखता है। उन उद्देश्यों की जब पूर्ति हो जाती है तो समिति खत्म हो जाती है। अभी हमने आपके साथ में चर्चा की थी समाज, समुदाय और समिति। समाज, समुदाय, समिति तीनों चीज़ देखने में एक होती है, लेकिन इसमें कुछ बेसिक अंतर भी है। जैसे समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, मतलब संबंध यहाँ पे प्राथमिकता है। समिति व्यक्तियों का समूह है, समुदाय व्यक्तियों का समूह है। समाज अमूर्त होता है, समाज का कोई आकार नहीं, संबंध को आप आकार नहीं दे सकते। समिति व्यक्तियों का समूह है, इसलिए समिति मूर्त है, उसका आकार दे सकते हैं। समुदाय भी व्यक्तियों का समूह है, इसलिए उसको भी मूर्त दे सकते हैं, उसका आकार बनाया जा सकता है। समाज में सदस्यता अनिवार्य होती है, आपको समाज का सदस्य कंपलसरी है बनना। समिति में ऐच्छिक होती है, ऑप्शनल है, आप रहें या ना रहें। समाज की तरह ही समुदाय में भी सदस्यता जो है, मेंबरशिप अनिवार्य होती है। समाज स्वतः विकसित होता है, समिति निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई जाती है। समुदाय भी स्वतः ही विकसित होता है। समाज में सहयोग, कोऑपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट, सहयोग और संघर्ष दोनों होते हैं, जबकि समिति सिर्फ सहयोग पर आधारित होती है। अगर संघर्ष होगा तो समिति काम ही नहीं कर सकती, भंग हो जाएगी। समुदाय में भी सहयोग की भावना ही उसका फंडामेंटल राइट है। वी फीलिंग, सहयोग की भावना प्रमुख है। समाज, हम एक
एक समय में एक ही समाज के सदस्य हो सकते हैं। समिति में हम एक समय में एक साथ कई समितियों के सदस्य हो सकते हैं। समुदाय में भी व्यक्ति एक समय में एक ही समुदाय का सदस्य हो सकता है। समाज मूलतः स्थायी होता है, समिति अस्थायी होती है, समुदाय स्थायी होता है। समाज समान उद्देश्यों को लेकर बनाया जाता है, जनरल गोल होते हैं, समान उद्देश्यों को। समिति के निश्चित फिक्स उद्देश्य लेके जानबूझकर बनाते हैं, और समुदाय व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। तो आज यहाँ पे हमने आपके साथ समाज, समिति, समुदाय में अंतर, तीनों चीज़ों के अंतरों के आधार पे हमने समाज को भी समझने का प्रयास किया, समुदाय को भी समझने का प्रयास किया, और समिति को भी। समिति की परिभाषा, समिति का अर्थ, समिति की विशेषताएं, समिति के प्रकार, ये विद्यार्थियों आपके लिए फर्स्ट ईयर ही नहीं, समाज, समुदाय, समिति जो है एक तरीके से आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे, प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, उनमें पूछा ही जाता है। चाहे JRF नेट हो, या आपके UPSC के एग्ज़ाम हो, या MP पब्लिक सर्विस कमीशन, UP पब्लिक सर्विस कमीशन, सभी में ये एक प्रमुख विषय के रूप में आता है, जिसकी मैंने आज आपके साथ यहाँ चर्चा करी। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह से मैं आपके साथ नए नए विषयों को फिर से आपके साथ चर्चा करूँगा। पुनरावृत्ति भी हो सकती है, लेकिन आपको प्रयास करूँगा कि अधिक से अधिक जानकारी समाजशास्त्री उपलब्ध करा सकूँ। आज के लिए इतना ही।